सब आ गए। ठीक है, तो सब आ गए, चालू करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचेस की दुनिया में, जहां पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारे 5 लेक्चर हो गए थे और ये हमारा 6th लेक्चर है। तो पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने 5th लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो फिफ्थ लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमने मेमोरी टेक्निक देखी थी कि अकाउंटिंग का रोल जो होता है बहुत ही रेलिक होता है, जो कि समथिंग दैट सर्वाइव द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो जिसमें रेलिक का मतलब रिकॉर्डिंग, इकोनॉमिक रियलिटी, लैंग्वेज और आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम और कमोडिटी, ये सब आपका इसमें आ जाता है रेलिक की मेमोरी टेक्निक में। ठीक है, फिर हमने देखा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, जिसमें आपका बुक कीपिंग आ जाता है, जिसमें हमने प्रॉब्लम देखी थी कि कौन करता है, अकाउंटेंट हमारी बुक कीपिंग करता है। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये सब मैंने बताया था। फिर अकाउंटिंग करना किसको कहते हैं, कि अकाउंटिंग करना किसको कहते हैं, फिर मैंने बताया था कि बुक कीपिंग को ही अकाउंटिंग करना कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि बुक कीपिंग पार्ट होती है अकाउंटिंग की, सिर्फ जैसे ये अकाउंटेंसी बड़ा हिस्सा है, अकाउंटिंग उससे छोटा हिस्सा है और बुक कीपिंग सबसे छोटा हिस्सा है। ठीक है, फिर हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, हमने डिफरेंस देखा था, जिसमें हमने ये स्लोप्स, नेचर के स्लोप्स की ये मेमोरी टेक्निक देखी थी, जिसमें कि स्कोप आ जाता है, स्टेज आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाता है और नेचर ऑफ जॉब आ जाता है और परफॉर्म्ड बाय और लेवल ऑफ स्किल। तो अभी तक हमने ये सब देखा था। ठीक है, आज हम चालू करने जा रहे हैं लेक्चर 6। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर 6 की। आज अभी हम इसमें टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, प्रिंसिपल अप्रोच काउंटिंग इन रियल वर्ल्ड, मतलब कि रियल वर्ल्ड में काउंटिंग आखिर होती कैसे है। अब हम टॉपिक में ये देखने जा रहे हैं, आपकी बुक्स में पूरा समझाया हुआ है कि रियल वर्ल्ड में हम अकाउंटिंग को कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग कैसे होती है। तो देखो, मैंने आपको एक इकोनॉमिक इवेंट बताया था कि जिसमें पैसा जाता है, इकोनॉमिक मतलब पैसा और इवेंट मतलब कोई भी घटना, पैसे की घटना। ठीक है, अब देखो वो घटना कैसे कैसे हो सकती है, सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, एक्सेट्रा, मतलब आपने कुछ माल बेचा, आपने कुछ माल खरीदा, वो कुछ भी हो सकता है जिसमें एक तरफ से पैसा जाना है और या फिर पैसा आना है, या मतलब लेन देन जो भी होना है वो पैसों में होना है। तो ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे टू बी रिकॉर्डेड और नॉट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मनी टर्म्स में जो चीजें होती है हम सिर्फ अकाउंटिंग में वही रिकॉर्ड करते हैं। हम जो कि मनी टर्म्स की नहीं होती हम उसको नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो हमने एक अपने छोटू को लात मार के भगा दिया था, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारी सेल का नुकसान हो रहा है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये सब नहीं करना हमें रिकॉर्ड। ठीक है, टू बी रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखते हैं। तो परचेज ऑफ मशीनरी, हमने कोई मशीनरी खरीदी, तो ये इकोनॉमिक इवेंट है, जाहिर सी बात है पैसा जाएगा और मशीनरी आएगी, पैसा गया है तो इकोनॉमिक इवेंट बन गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट है। रिमूवल ऑफ एम्प्लॉय, जब मैंने आपको छोटू का एग्जांपल दिया था, हमने एम्प्लॉय को लात मार के भगा दिया, तो वो हमारा इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमने पहले स्टेप में इकोनॉमिक इवेंट देख लिया, दूसरे स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन को, कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, देखो सेम जो हम करते हैं रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग, वो भी इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अब आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने रिकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे मेजर, कि भाई आइडेंटिफाई तो हो गई, अब पैसों में कितना रिकॉर्ड करूं मैं। अब ये मेजर की कहानी देख रहे हैं हम। हाउ मच टू पे और रिसीव, मतलब पैसा कितना जाना है या कितना पैसा आना है। कि बुक्स में तो आप एक अमाउंट तो लिखोगे ही ना, क्योंकि अकाउंटिंग में तो अमाउंट तो लिखना ही जरूरी है, बिना नंबरिंग के लिखे हुए वो कोई रिकॉर्डिंग थोड़ा मानी जाएगी। ठीक है, तो हमें ये मेजर करना पड़ेगा कि कितना पैसा जाना है और कितना या फिर कितना पैसा आना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये मेजर भी कर लिया, अब इसके बाद आप करोगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करोगे जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड करने का मतलब होता है जर्नल एंट्री पास करोगे आप जर्नल एंट्री पास करोगे। ये आपके कोर्स में अभी थोड़े टाइम में आ जाएगी कि जर्नल एंट्री आखिर होती क्या है, कि जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, कैसे हम ट्रांजैक्शनों को एक्चुअल में रिकॉर्ड करते हैं।
तो अभी के लिए इतना समझो, रिकॉर्डिंग मतलब जनरल एंट्री, कि हम एक जनरल एंट्री, कुछ एंट्री बनाएंगे, कुछ अकाउंट, किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो हम एक ऐसी एंट्री बनाएंगे जिसको हम जनरल एंट्री बोलते हैं। आपके सेकंड चैप्टर में ये आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है भाई, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको करेंगे क्लासीफाई। अब ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम सिर्फ अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं होता सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करें। ये सिर्फ बुक कीपिंग का मतलब होता है। बुक कीपिंग का मतलब यही खत्म हो जाता है कि बस रिकॉर्ड हो जानी चाहिए ट्रांजैक्शन, तो बुक कीपिंग का खत्म। लेकिन हम तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम तो अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग सिर्फ एक पहला स्टेप है। उसके बाद चीजें चालू होती है, क्लासिफिकेशन, समराइज, इंटरप्रिटेट, कम्युनिकेट। देखो, ये सारी चीजें ना लिंकेज से अगर तुम पढ़ोगे तो सारी चीजें बहुत आसान लगेगी। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया जनरल एंट्री के बाद, अब हम इसको करेंगे क्लासिफाई। पोस्टिंग जनरल एंट्री इनटू लेजर्स। अब देखो, जनरल एंट्री मैंने आपको बताया कि अभी आपको पता चल जाएगा, अगर नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। और ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा कि लेजर्स क्या होते हैं। लेजर्स कुछ नहीं होते हैं। मैं बताता हूँ आपको लेजर्स होते क्या है। मान लो आपने दिन में बहुत सारी सेल करी, ठीक है, राम को भी सेम सेल करी, शाम को भी सेल करी, मोहन को भी सेल करी, और आपने एक मशीनरी भी परचेज करी। अब आपने ये इतनी सारी ट्रांजैक्शन जो दिन में कर दी एक दिन के अंदर, क्या मैं इसको एक साथ को लिख दूं? फिर तो कोई कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप चीजों को समराइज करो, चीजें समझ आनी चाहिए सामने वाले के कि एक्चुअल में मतलब क्या नफा नुकसान क्या है हमारा, तो उसको अलग से ही दिखना चाहिए, एक तरह से आना चाहिए उसके सामने कि भाई मैंने एक्चुअल में क्या किया पूरे दिन में। तो इसके लेजर्स का मतलब होता है, हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट बना लेंगे सेल का। हम एक सेल का मान लो अकाउंट बना देंगे, एक लेजर बना देंगे सेल का। उसमें पूरे दिन की जितनी भी हमने सेल करी होगी, तो वो हम एक साथ लिखते चले जाएंगे उस लेजर में हम लिखते चले जाएंगे, लाइन बाय लाइन बाय लाइन। एक ऐसी बना लेंगे परचेज का, उसमें हम परचेज का लिखते जाएंगे कि हमने भाई पूरे दिन में क्या परचेज किया है, कि हमने पूरे दिन में क्या परचेज किया है, हम सारी परचेज लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये परचेज का हो जाएगा। हाँ, फिर एक ऐसी बना लेंगे हम एसेट अकाउंट। एसेट क्या होती है अभी आपको पता चल जाएगा कि एसेट क्या होती है। इसमें हम सेट का बना लेंगे कि जितनी भी हमने पूरे दिन में एसेट खरीदी है या बेची है, उस सेट में हम डालते चले जाएंगे, उस लेजर में हम डालते चले जाएंगे। मतलब एक जगह हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फिर करेंगे हम इसकी समरी। देखो, क्लासिफाई तो हमने कर दिया, बांट तो दिया। अब अब क्या यूजर्स पे इतना टाइम होता है कि वो पूरा आपकी क्लासिफिकेशन देखे बैठ के, एक एक लेजर खोले, उसमें लाखों ट्रांजैक्शन होगी, उन लाखों ट्रांजैक्शन को देखे नहीं। हमें उसको समरी में देना होगा कि भाई टोटल सेल इतना, टोटल परचेज इतना, टोटल मतलब कुछ भी इतना, मतलब उसको पूरी एक समरी देनी होगी। तो ये वो समरी है, यहाँ पर हम चीजों को समराइज करेंगे। तो समरी में मेकिंग ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो समरी का इसमें हम समरी देंगे कि हम बैलेंस शीट बना के या प्रॉफिट एंड लॉस बना के अपने यूजर्स को दे देंगे। इंटरप्रिटेट मतलब अब आपने समरी दे दी, अब उसको समझना भी तो आना चाहिए, समझ भी तो आनी चाहिए वो चीज। ठीक है, करंट ईयर व्हाट इज आवर सिचुएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, अब ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। कि समरी तो हमने बना दी, उसको थोड़ा बहुत समझा भी तो दो कि सामने वाला समझ पाए। मतलब करंट ईयर हमने क्या कमाया, क्या हमारी सिचुएशन है, हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये हमने इंटरप्रिटेशन में कर दिया, इस पॉइंट में कर दिया, इस समरी को हमने समझा दिया, यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब इसको कम्युनिकेट कर दो। समझा दिया ना तुमने, तुमने उसका क्रक्स निकाल लिया, बात का इंटरप्रिटेशन में क्रक्स निकाल लिया। अब इसको कम्युनिकेट कर दो यूजर्स को, कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तुमने अब समझ गए तो अब आगे कम्युनिकेट कर दो। तो ये हमारे एक्चुअल में अकाउंटिंग के जो रियल वर्ल्ड में जैसे होती है अकाउंटिंग, तो ये वो है। ठीक है, अब नया टॉपिक, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? टर्मिनोलॉजी यूज इन अकाउंटिंग। टर्मिनोलॉजी यूज इन अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स यूज होती है। मतलब देखो, हर सब्जेक्ट में ना, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टर्म्स यूज हो रही होती है, जो कि जैसे साइंस की आपने देखी होगी, बड़े बड़े वर्ड यूज करते हो अजीब अजीब से, हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज, और अजीब अजीब से उनके वर्ड्स होते हैं। तो वैसे ही हमारे अकाउंटिंग में भी वर्ड्स है अलग, जो कि सिर्फ एक
जो कॉमर्स का बंदा होगा और जिसने अकाउंटिंग पढ़ी होगी वही समझ पाएगा। ठीक है, अब हम वो वर्ड्स टर्मिनोलॉजी देखने जा रहे हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटिटी। अकाउंट्स में एंटिटी का क्या मतलब होता है? अकाउंट में एंटिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, या उसमें कहूँ नोमन क्या बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो लाला की दुकान। ये हमारा एंटिटी का मतलब होता है भैया। अब एक बिजनेस ले लो, एक उसकी चाहे नेटवर्थ 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 1000 करोड़ हो, कितनी भी हो, वो आपके लिए अकाउंट का एंटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया यहाँ पर, सुपर बाजार या फिर रिलायंस फ्रेश। ये आपका एग्जांपल आ गया कि ये हमारी एंटिटी है। दूसरी बात करते हैं ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो देखो, ट्रांजैक्शन ये दो बंदे बना रखे हैं मैंने। ड्राइंग देखना, ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान मत देना। दो बंदे बना रखे हैं, कैन भी। देखो, ट्रांजैक्शन दो बंदों के बीच हो रही है, का कोई इसको पैसा दे रहा, कोई इसको पैसा दे रहा, तो मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। कैश मतलब हमने नकद दिया या नकद लिया, क्रेडिट मतलब हमने उधार दिया या उधार लिया। ठीक है, इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, मतलब एक ऐसा इवेंट जहां पर कोई ना कोई पैसा इन्वॉल्व है, जहां पर कोई ना कोई पैसा जरूर इन्वॉल्व है, तो वो हो गया हमारा ये ट्रांजैक्शन। हम दो लोगों के बीच में कोई ऐसी चीज हुई है जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, कोई ना कोई मॉनेटरी आइटम इन्वॉल्व है, तो वो हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। ठीक है, वैल्यू डज नॉट मीन कैश ओनली, मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है सिर्फ कैश होना चाहिए, क्रेडिट भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। मैंने बोल दिया कि आप मेरे को आज सामान भेज दो, मैं आपको पैसे कल दे दूंगा, तो वो भी हमारा ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ट्रांजैक्शन भी देख ली, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। अब हम देखने जा रहे हैं एसेट का मतलब। एसेट का क्या मतलब हुआ? देखो, ऐसा कोई भी आइटम जिससे पैसा आ सकता है, इस वर्ड पे गौर करना, आ सकता है या फिर आने में मदद हो सकती है। इसका क्या मतलब है? या तो पैसा आ सकता है या आने में मदद हो सकती है। अभी समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, इसको भी समझते हैं। देखो, कोई भी ऐसी चीज को मतलब जिससे पैसा आ सकता है या फिर आने में मदद हो सकती है। मान लो आपका डेटर है, डेटर्स होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है, डेटर्स, इनको डेटर्स बोलते हैं हम अकाउंट्स में। अब ये डेटर्स जो आपके मान लो 100 रुपए के दिख रहे हैं, अब आप इन इन डेटर्स की गर्दन पकड़ोगे और बोलोगे पैसा निकाल, पैसा निकाल, तो ये 100 रुपए दे देगा आपको। मान लो 100 रुपए के डेटर्स है, 100 रुपए पैसे आ गए ना आप पे, तो ये मतलब आपको पैसा आ सकता है इनसे। ऐसा नहीं है कि डूबा है, लेकिन पैसा आ सकता है इनसे। अब ये डेटर तो हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, इनसे पैसा आ सकता है, पैसा आने की उम्मीद है, इनसे पैसा आने की उम्मीद है। अब ये क्या है, आने में मदद हो सकती है। अब मान लो अ, हमने ना हम एक फैक्ट्री चलाते हैं, हम एक फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें हमने मशीन लगा रखी है, उसमें ये हमारी मशीन है, ये कुछ काम कर रही है मशीन। ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे कोई मटेरियल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब ये मशीन की वैल्यू है 1,000 रुपए, मशीन की वैल्यू है 1,000 रुपए। तो हमने ये जो 1,000 रुपए लगाए हैं, क्या ये हमारी एसेट है? तो अब इस डेफिनेशन में चेक करते हैं, क्या पैसा आ सकता है इस से? नहीं आ सकता। जब बेचेंगे तब आ सकता है, अगर हम मशीन को बेचेंगे तब आ सकता है, तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तो नहीं आ सकता ना। लेकिन इस मशीन में हम अपना रॉ मटेरियल बना रहे हैं, इस मशीन में हम अपना रॉ मटेरियल बना रहे हैं, मतलब हमें जो बेचना है हम वो बना रहे हैं। तो जब ये मशीन यूज हो रही है, तभी तो वो रॉ रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। अगर वो मशीन ना यूज होती तो नहीं बन पाता। तो मतलब अब वो बिक रहा है, वो फिनिश प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उससे पैसा आ रहा है, उससे पैसा आ रहा है, हरे हरे नोट आ रहे हैं, तो से हमारे आने में मदद हो रही है, इस सेट से हमारा पैसा आने में मदद हो रही है, तो ये हमारा हो गया सेट, कि ये हमारी एसेट है। देखो, अब डेफिनेशन देखें, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज
एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंटरप्राइज की जो कि एक्सप्रेस करी गई हो इकोनॉमिक टर्म्स में। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। कार्स ओन्ड बाय ओला, मतलब ओला जो कंपनी है उसने कई सारी कार्स खरीद रखी है। क्या वो उसका एसेट है? चेक करते हैं, डेफिनेशन से चेक करते हैं। क्या उस एसेट से पैसा आ रहा है? क्या लगता है? वो ओला कार गाड़ियां बेच रहा है क्या? नहीं, नहीं बेच रहा ना। तो उससे पैसा आ तो नहीं रहा है भाई, पैसा तो नहीं आ रहा। उसने खरीद ली, ठीक है। जब वो उस लास्ट में जाके बेचेगा तब पैसा आ सकता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो अभी के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उससे पैसा आने में मदद हो रही है। वो गाड़ियां रोड पे चल रही है, वो रोड पे चल रही है तो लोग उसमें बैठ रहे हैं। अगर लोग बैठ रहे हैं तो वो पैसा दे रहे हैं बैठने के। तो ले तो उससे पैसा जनरेट हो रहा है। वो जो गाड़ियां हैं उसके अंदर कैपेबिलिटी है वो पैसा जनरेट करने की। तो ये हमारा एक सेट हुआ, कार्स ओन बाय ओला। हमने इसको कंफर्म कर दिया कि भाई ये हमारा एसेट है, ठीक है। बिल्डिंग्स ओन्ड बाय रिलायंस कंपनी, देखो इसको चेक करते डेफिनेशन से। हमने रिलायंस कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीद ली, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग खरीद ली। तो क्या उससे पैसा आ रहा है? चेक करते हैं। भाई पैसा तो नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। हमने पैसा लगाए तो है, बेचेंगे अलग बात है। अभी तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। क्या आने में मदद हो रही है? सोचो। अब देखो, अब रिलायंस कंपनी ने वो बिल्डिंग खरीद ली, तो उसमें जाहिर सी बात है, बिल्डिंग खरीदी तो उनके एम्प्लॉयज बैठेंगे। एम्प्लॉयज बैठेंगे तो वो रिलायंस के, जैसे जियो का मान लो ऑफिस है, तो रिलायंस जियो वाले वो सिस्टम पे कुछ ना कुछ करेंगे, आईटी वाले। तो उसमें उससे वो सर्विसेज जो दे रहे कस्टमर्स को उसके लिए फायदा हो रहा है, तो कस्टमर उसके लिए पे कर रहे हैं। तो वो पे करेंगे तो अल्टीमेटली रिलायंस पे पैसा आएगा। तो ये आने में मदद हो रही है, पैसा आने में मदद हो रही है, ठीक है। बॉयफ्रेंड्स फॉर देयर गर्लफ्रेंड्स, अब ये क्या मैं समझाऊं, ये तो आपकी फीलिंग्स है। ये आप लोगों की फीलिंग्स है, इनको इस पॉइंट को आपको खुद समझना है, ठीक है। कि बॉयफ्रेंड उनकी गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है, पैसा आ सकता है या आने में मदद हो सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे आगे आप लोग खुद समझो, ठीक है। देखो अब हम एसेट देखते हैं, अब हम एसेट देख लेते हैं। एसेट हमारी दो तरीके की होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। मतलब एक नॉन करंट एसेट होती है और एक करंट एसेट होती है। समझ गए? इतना समझ गए भैया, आगे बढ़ो। अब देखो नॉन करंट एसेट क्या होती है। अभी नहीं, बाद में पैसा मिलेगा, ऑलमोस्ट 1 साल बाद। मतलब अभी पैसा नहीं आने वाला। नॉन करंट एसेट एक ऐसी है जिसमें अभी पैसा नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा ओला, ओला ने गाड़ियां वो चला रहा है, अभी तो पैसा नहीं आ रहा ना, अभी तो बाद में आएगा, तो बाद की बाद में देखेंगे। तो वो गाड़ियां जो है वो क्या होगी, वो करंट एसेट्स होगी या नॉन करंट एसेट्स होगी? जाहिर सी बात है वो नॉन करंट एसेट्स होगी, ठीक है। अब एक इसका एग्जांपल देखो, बहू के लिए दादाजी। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब दादाजी की सेवा होगी, दादाजी आगे जाके निपटेंगे, तो तभी तो बहू को प्रॉपर्टी मिलेगी दादाजी की। तो ये पॉइंट, ये नॉन करंट एसेट हुआ कि दादाजी जब तक नहीं निपटेंगे तब तक बहू को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये नॉन करंट एसेट हुआ, बहू के लिए दादाजी। तो ये वही कहानी है। तो अब देखो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स मतलब जो कि एक जगह फिक्स हो जाते हैं। मतलब फिक्स एसेट्स में मान लो आपका बिल्डिंग, ठीक है, कोई बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है जो अटैच हो जाती है बिल्कुल, मशीन्स मशीन्स, ये सब फिक्स एसेट्स में आते हैं। टेंजिबल, अब ये फिक्स एसेट्स की भी ना दो दो क्लासिफिकेशन करी हुई है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अभी टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है? देखो टेंजिबल होती है जिसको हम छू सकते हैं। मान लो ये माइक है, इस माइक को मैं छू सकता हूँ। ये पेन है, इस पेन को मैं छू सकता हूँ। ये टैब है, इस टैब को मैं छू सकता हूँ। ये कैमरा है, मैं इस कैमरे को छू सकता हूँ। तो ये होती है टेंजिबल, मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं कि कुछ है। ये होती है वो टेंजिबल, जैसे बिल्डिंग, कार, बस, ट्रक, जो भी आपके मन में आता है, जिसको भी आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपकी टेंजिबल एसेट होती है, ठीक है। तो अब ये इंटेंजिबल क्या है? अब मान लो जैसे गुडविल है, मान लो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, एप्पल कंपनी है, ठीक है। एप्पल कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन मान लो कि $1 मिलियन है, $1 मिलियन है
एप्पल कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन। लेकिन चलो रुपीस में लेते हैं। मान लो 1 लाख रुपए एप्पल की वो है मार्केट वैल्यू है कि अगर एप्पल आज बिकने जाएगी तो 1 लाख रुपए की बिकेगी। लेकिन क्या आपको अच्छा चलो फोन का एग्जांपल लेते हैं। ये एप्पल का फोन है। यहाँ पर मैंने एप्पल बना दिया है कुछ। तो अब मान लो ये जो फोन है ना, ये मार्केट में बिक रहा है आज 1 लाख रुपए का। ये मार्केट में बिक रहा है 1 लाख रुपए का। क्या आपको सच में लगता है इस फोन को अगर अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा, जैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी थी जिसमें हम कॉस्ट निकालते हैं, तो क्या इसमें 1 लाख रुपए का सामान लगा होगा एक्चुअल में? आपको लगता है? नहीं। वो उसमें सामान लगा होगा 20 हजार का या 30 हजार का या 40 हजार का। वो अकॉर्डिंगली वो सामान लगा होगा उसमें। ठीक है। तो बट ये एप्पल इतना क्यों चार्ज कर रहा है भाई? मतलब 20 हजार की उसकी कॉस्ट आ रही है, वो हमसे 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। तो भाई ये डिफरेंस क्यों, इतना मार्जिन क्यों है? ये मार्जिन है गुडविल का। ये मार्जिन है गुडविल का। एप्पल ने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है मार्केट में, अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छी सर्विसेज देके। तो लोग उसके प्रोडक्ट्स के लिए पे करना चाहते हैं, मतलब खुद कर सकते हैं पे। और वो कितना भी प्राइस रखे, फिर भी कस्टमर उसको खरीदेंगे क्योंकि वो एक गुडविल है मार्केट में, उसने अपनी गुडविल बना रखी है। तो ये उस चीज का पैसा है। तो गुडविल, पेटेंट पेटेंट हो गया। हमने मान लो एप्पल स्टोर की फ्रेंचाइजी खरीद ली कि पेटेंट तो वैसे कुछ और होता है, ये फ्रेंचाइज अलग होता है। फ्रेंचाइज होता है कि हमने एक फ्रेंचाइज खरीद लिया, एप्पल स्टोर हम खोलना चाहते हैं अपनी कॉलोनी में। तो हमने एप्पल स्टोर को पैसे दिए और उससे नाम खरीद लिया उसका। तो वो मतलब हमने एक एग्रीमेंट ही तो करा है। छू थोड़ा सकते हैं कि हमने नाम खरीद लिया, एप्पल का नाम खरीद लिया। तो कोई कहीं वो तो नहीं है ना कि हम कि एप्पल का नाम मैंने छू लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये फ्रेंचाइज में आ जाता है। पेटेंट हो गया, हमने मान लो किसी का कुछ अपने नाम पे पेटेंट करा दिया। मान लो मैंने ये बुक बनाया, मैंने ये नोट्स अपने नाम पे पेटेंट करा दिए। ठीक है। अब मैं कोई और टीचर या कोई बंदा मेरे से ये पेटेंट खरीद रहा है। तो वो एक पेटेंट हो गया कि मैंने इसको अपने नाम पे रजिस्टर कराया है। ये मेरी वो है, प्रॉपर्टी है। अब अगर आपको इसको वो करना है तो आपको मुझे पे करना पड़ेगा। तो वो है तो मेरे लिए भी एसेट ना। मैंने पेटेंट करा दिया, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, तो उसकी कोई वैल्यू तो होगी ना। मान लो इस नोट्स की वैल्यू मार्केट में पर बुक के हिसाब से मान लो 1000 रुपए की हुई। तो ये मानो ना कि वो 1000 रुपए भी तो वैल्यू है ना, लोग 1000 रुपए देने को तैयार है इस नोट्स के लिए। तो वो एक पेटेंट मैंने उसको करा लिया, तो उसकी एक वैल्यू हो गई। तो ये हो गया पेटेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मान लो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमने कहीं पैसा लगाया है जो कि हम दूर के लिए, मतलब अभी हम बेचने की कोई उसमें हमारी इच्छा नहीं है, वो दूर के लिए हमने रखा है हमारा। अभी जैसे दादा परदादा प्रॉपर्टियां रखा करते थे, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी। वो अभी हमारा बेचने का मन नहीं है उसको, हम उसको सोच रहे हैं कि हमारे पोते पोते खाएंगे इसको, तो वो लंबी इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई लंबे समय का लोन दिया है हमने। अदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें अदर्स में आ गया कि मतलब कोई इसके अलावा जो भी बची वो अदर्स में आ जाती है, जिस जो 12 महीने या 1 साल, ये 1 साल के अंदर जिससे पैसा नहीं आने वाला। दूसरी साइड देख लेते हैं, अगर ये नॉन करंट है तो करंट क्या होगा? जाहिर सी बात है, नॉन करंट अगर ये है कि 1 साल से आगे का हमें सोचना है, तो करंट में 1 साल से अंदर का सोचना है। 1 साल के अंदर या अभी से ही पैसा मिल सकता है। मतलब एक ऐसी एसेट जिससे 1 साल के अंदर वो रियलाइज हो सकती है, उससे 1 साल के अंदर अंदर पैसा आ सकता है हमारे पास। बहू के लिए पति, ये देख रहे हो, बहू के लिए पति कि भाई ये तो आज से ही पैसा देना चालू कर देगा, ये तो आज से ही पैसा आएगा। ये अब वो दादाजी का टाइम गया, हमें दूर के दादाजी की सेवा पूरी जिंदगी करेंगे, तब जाके दादाजी निपटेंगे और हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी। वो सोचना ही नहीं है भाई, आज शादी हुई है, आज ही हमारी उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी, खेल ही खत्म। तो ये हो गई हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। अब इसमें इसमें करंट इन्वेस्टमेंट, मान लो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम सोच रहे हैं भाई ये तो मैं 1-2 महीने में बेच दूंगा, तो वो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो गई कि हमने कहीं पैसा डाला है और हम कहेंगे भाई 1-2 महीने में मैं इसको बेच के अपना पैसा प्रॉफिट ले लूंगा। दूसरा इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम ये थोड़ा है कि हम ये सोच के चलते हैं भाई ये तो 2 साल बाद बिकेगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। हम चाहते हैं भाई ये तो आज बनाई तो आज ही बिक जाए।
तो हम तो कोशिश यही करेंगे। तो इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स बोल लो या डेटर्स बोल लो, दोनों बात एक होती है। इसका क्या मतलब है, जिससे हमें पैसा लेना है, जिससे हमें पैसा लेना है। अब ये ट्रेड, ये कैसे हुई हमारी एसेट, ये एसेट हुई हमारी, पैसा आ सकता है, मतलब जिससे पैसा आ सकता है। डेटर्स, डेटर्स गर्दन पकड़ोगे ना, गर्दन अभी गर्दन पकड़ोगे तो वो अभी पैसा निकाल के दे देगा आपको, पैसा आ सकता है इससे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलवेज ही करंट होती है। क्यों? क्योंकि कैश, मतलब ये तो कैश है ना, ये तो ऑल करंट ही है, इसमें क्या नॉन करंट जाएगा कोई? ये थोड़ा है कि ये ऐसा कैश है जो कि 12 महीने बाद चलेगा, ऐसा तो कोई नहीं होता ना। कैश तो आज आप मार्केट में जाओ, चला दो उसे कैश को। ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी छोटे समय के लिए, 12 महीने से कम समय के लिए हमने किसी को लोन दे दिया, या वो कर दिया, लोन एडवांस दे दिया, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। अदर, अदर में सारे आ गए, इनके अलावा जो भी है अदर नॉन करंट एसेट, जैसा भी केस के अकॉर्डिंगली, अगर वो 12 महीने से कम में रियलाइज हो जाएगा तो वो करंट एसेट बन जाएगा आपकी। ठीक है। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज का केस देखते हैं। तो देखो, अब लायबिलिटीज का केस देखते हैं। हमने एसेट्स देख ली। ऐसा कोई भी आइटम जिसमें पैसा जाने वाला है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल पैसा जाने वाला है, पैसा जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल पैसा जाएगा, ये हमारी लायबिलिटी है। अब आगे समझो। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन दैट हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा या आज पे करना पड़ेगा, दोनों में से एक तो इवेंट आएगा ही आएगा और पैसा जाएगा ही जाएगा, तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो ये इससे तुम समझ सकते हो कि क्या आगे की वो है। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बाय यू फ्रॉम द किराना स्टोर। अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, मम्मी फोन घुमा देती है पास की दुकान वाले को, भैया ये भिजवा देना, ये भिजवा देना, ये भिजवा देना। अब वो शाम को दुकान बढ़ाता हुआ आता है आपके घर में और सामान छोड़ के चला जाता है। तो वो ऐसा तो नहीं है वो भूल जाएगा कि मैंने सामान भिजवाया। सामान तो उसको याद रहेगा मैंने क्या क्या भिजवाया। तो वो आपसे, चलो आपके रिलेशन उससे अच्छे है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे पैसे नहीं लेगा, पैसे जरूर लेगा। आज नहीं, मतलब हैंड टू हैंड करा के नहीं लेगा तो बाद में ले लेगा, वो अपने खाते अकाउंटिंग में लिख लेगा, कीपिंग कर लेगा, तो वो उसमें लिख लेगा और आपसे बाद में ले लेगा। तो वो आपकी लायबिलिटी हुई। लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड, ये तो वैसे ये तो बैड डेट्स हुआ, लेकिन लोन दोस्त से उधार ले लिया, दोस्त से उधार ले लिया, ऐसा तो नहीं है दोस्त भूल जाएगा, दोस्त को भी याद रहेगा, बल्कि लेने वाले को ज्यादा याद रहेगा। तो वो हमारी लायबिलिटी है। लेकिन दोस्त हालांकि मानते नहीं है लायबिलिटी, लेकिन है, अकाउंट्स के उससे देखा जाए तो लायबिलिटी है। गर्लफ्रेंड फॉर देयर बॉयफ्रेंड्स, ये तो सबसे बड़ी लायबिलिटी है, ये तो हर लड़के के जीवन में लायबिलिटी है। गर्लफ्रेंड फॉर देयर बॉयफ्रेंड मतलब पैसा आज नहीं तो कल जाना ही जाना है, पैसा अगर आज नहीं जा रहा तो कल तो लेके ही जाना है। तो ये क्या गया, आप भी समझ लो। ठीक है। तो लायबिलिटीज देखते हैं, लायबिलिटीज कितने तरीके की होती है। भाई वही, अगर एसेट दो तरीके की तो लायबिलिटी भी दो तरीके की। क्या? नॉन करंट और करंट। वही वही केस वही है। नॉन करंट वो जिसमें 12 महीने के बाद पैसा जाने वाला है, करंट वो जिसमें 12 महीने के अंदर पैसा जाने वाला है। लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। नॉन करंट कौन सी हुई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने कोई लंबे समय के लिए पैसा ले लिया, हमने कहा आपको 2 साल बाद पे करूंगा, 3 साल बाद पे करूंगा, 1.5 साल बाद पे करूंगा, तो मतलब 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए हमने लोन ले लिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस की क्या, आप बाद में सीखोगे कि प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, कि हम क्या करते हैं ना, हमारे जो फ्यूचर में होने वाले खर्चे हैं, हम उसके लिए आज से ही पैसा निकालना चालू कर देते हैं। कि यार फ्यूचर में मान लो कोई बड़ा खर्चा आ रहा है, जैसे हर घर में होता है
कि अब घर में बेटी बेटी की शादी है, बेटी की शादी होने वाली है, अब बेटी पैदा हुई है, तो उसके लिए पेरेंट्स आज से ही उसको जोड़ना चालू कर देते हैं कि यार चल ठीक है, उस टाइम पे जब वो बेटी बड़ी होगी तो हमें उस टाइम पे मोटा खर्चा करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम आज से ही उसके लिए थोड़ा 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 पैसा निकालना चालू कर दें। तो वो एक प्रोविजंस बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो वो बेटी की शादी हो गई हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो अकाउंटिंग ना हर घर में होती है, बट एक नजरिया चाहिए होता है देखने के लिए। कॉन्सेप्ट वही है, हर घर में अकाउंटिंग हो रही है। हर घर की जो मम्मियां है वो अकाउंटिंग कर रही है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि उनका दिमाग इसी में चल रहा है, उनका दिमाग हिसाब में ही चल रहा है। तो हर घर की मम्मी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो कब से कर रही है, वो आज से नहीं, वो तो मैं तो कह रहा हूँ पता नहीं कब से ही वो प्रोविजन बना रही है अपनी लाइफ में, बट वही है नजरिया। रिश्ता वही, सोच नहीं। अदर लॉन्ग टर्म जो इनके अलावा, इनके अलावा अदर हो गए, वो अदर लॉन्ग टर्म आपके वो हो गए लाइबिलिटीज। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब 1 साल से कम के लिए हमने लोन लिया हुआ है। ट्रेड पेबल्स। देखो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं जिनसे हमें पैसा आना होता है, क्योंकि रिसीवेबल है, रिसीवेबल है। ये है ट्रेड पेबल, पेबल मतलब देना है, पेबल मतलब देना है, पेबल मतलब देना है। तो ये ट्रेड, इसको ट्रेड पेबल्स बोल लो या क्रेडिटर्स बोल लो, दोनों सेम बात होती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, भाई खर्चा आ गया, बाइक मान लो बाइक का एक्सीडेंट हो गया, बाइक पे खर्चा आज आ गया। अब ये थोड़ा 1 साल के लिए बाइक छोड़ दोगे कि भाई 1 साल बाद देखूंगा बाइक पे क्या होगा। भाई अभी बाइक चलानी भी तो है, कल ऑफिस भी तो जाना है। तो उसके लिए तुम्हारा आज का खर्चा है, ये करंट लायबिलिटी है तुम्हारी। ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी जो इसके अलावा जो कुछ और भी ये कंडीशन को मीट करेगी, वो अदर करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। तो चलो, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो आप लोगों को पता है क्या करना है। फॉलो करना है पेज को, सबसे पहले तो कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है। और बस फैला दो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।